विराज मन्नत को घर में ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो उसे फिर से फोन करता है लेकिन वो फोन आंसर नहीं करती है। विराज हार कर आदि और नताशा को फोन कर सारी बात बताता है। आदि उसे हौसला देते हुए कहता है कि तू फिक्र मत कर, हम दोनों आज ही वापस आ रहे हैं। तब तक तू उसके ऑफिस के दोस्तों को कॉल कर और बिल्डिंग के और भी लोगों से पूछ कि क्या उनमें से किसी ने भी मन्नत को कहीं जाते हुए देखा। तब तक मैं नताशा से भी कहता हूँ। वो उसके दोस्तों को कॉल करके पता करने की कोशिश करती है। विराज सबसे पूछता है आसपास हर जगह जहां मन्नत जा सकती थी, पर कहीं से भी उसका पता ही नहीं चलता है। वो बहुत ही परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में कुछ बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे होते हैं, पर इस समय उसका शांत रहना ज्यादा जरूरी है। ये सोचकर वो मन्नत के फ्लैट में वापस आकर शांत दिमाग से सोचने लगता है कि वो कहाँ जा सकती है किसी को बिना बताए। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक पेपर पे जाती है जिसपे लिखा होता है कि हेल्प मी विराज, और उसके नीचे राज लिखा होता है। वो पेपर देखकर चौंक जाता है। वो बिना देरी किए राजवीर के ऑफिस जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि राजवीर आज ऑफिस नहीं आया है क्योंकि आज उसकी सगाई है और अगले 4 दिन बाद उसकी शादी है। तो इन्हीं सब की तैयारियों के लिए वो व्यस्त है। विराज ये सब सुनकर उसके ऑफिस के लोगों से पूछता है कि क्या आपको पता है कि किसके साथ राजवीर की शादी होने वाली है। राजवीर की सेक्रेटरी उसे जो बताती है वो सुनकर तो विराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कभी सपने में भी ये सोच नहीं सकता था कि उसे ऐसा कुछ पता चलेगा यहाँ आकर। राजवीर की सेक्रेटरी उसे बताती है कि राजवीर सर की शादी उस लड़की से होने वाली है जिसे वो कॉलेज टाइम से प्यार करते हैं। मन्नत नाम है उनका। आज सगाई में भी पूरे स्टाफ को इनवाइट किया है उन्होंने। विराज ये सुनकर तो स्तब्ध हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर मन्नत के साथ शादी कैसे कर सकता है और मन्नत क्यों कर रही है सब। विराज वहां से राजवीर के घर का पता लेकर उसके घर की तरफ निकल जाता है और रास्ते में नताशा और आदि को कॉल करके सब कुछ बता देता है। आदि भी उससे कहता है कि हम बस एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं, बस कुछ घंटों में हम दोनों भी वहां आ रहे हैं। तब तक तू जोश से नहीं, होश से काम लेना। चल अब मैं फोन रखता हूँ, हमारी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। उधर राजवीर के घर पहुंचकर विराज देखता है कि पूरा घर दुल्हन की तरह सज रहा था। हर तरफ इतनी तैयारी हो रही थी, हर कोई बस काम में लगा हुआ था। वो अंदर जाने वाला होता है कि तभी गार्ड उसे रोकते हुए कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। तब तक राजवीर का एक आदमी आकर कहता है कि इन्हें अंदर आने दीजिए, सर ने इन्हें अंदर बुलाया है। इतना कहकर वो आदमी विराज को अपने साथ अंदर ले जाता है जहां राजवीर उसका इंतजार कर रहा होता है। राजवीर को देखते ही विराज उससे पूछता है कि मन्नत कहाँ है और ये सब क्या हो रहा है। तुम उसके साथ शादी कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझसे प्यार करती है। तभी राजवीर उस आदमी को जाने का इशारा करता है और विराज से कहता है कि वो आज भले ही तुमसे प्यार करती है, पर उसका पहला प्यार मैं था और शादी के बाद मैं ही उसका सब बन जाऊंगा। उसे इतना प्यार दूंगा कि वो तुम्हारी शक्ल भी भूल जाएगी। विराज गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि पर वो तुमसे शादी नहीं कर सकती है, वो मुझसे प्यार करती है और भले तुम उसका पहला प्यार हो, पर अपनी गलती से तुमने उसे खो दिया और अब तुम किस हक से उसे शादी करने जा रहे हो। तभी पीछे से मन्नत आकर उसे कहती है कि तुमने राज का कॉलर कैसे पकड़ा, वो मेरे होने वाला पति है, आज हमारी सगाई है और तुम यहाँ आकर इतना बखेड़ा करा कर रहे हो, थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या। विराज तो ये सब सुनकर पागल सा हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मन्नत ऐसा क्यों कर रही थी। विराज मन्नत के पास आकर कहता है कि मन्नत, मुझे पता है जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी है, तभी तुम ऐसा कर रही हो। क्या बात है, प्लीज मुझे बताओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है इस राजवीर ने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम ऐसा कह रही हो, पर कम से कम तुम मुझे तो बताओ। ऐसा कहते कहते वो रोते हुए मन्नत को गले लगा लेता है। तभी मन्नत उसे धक्का देते हुए कहती है कि कैसे इंसान हो तुम विराज, तुम्हें पता है कि आज मेरी सगाई है, फिर भी मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं राजवीर से प्यार करती थी कॉलेज में, भले ही हमारे बीच कुछ गलतफहमी आ गई थी, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है और मैं अपनी मर्जी से राजवीर से शादी कर रही हूँ। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम जा सकते हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सगाई में किसी की भी वजह से कोई परेशानी आए। राजवीर,
अब तो सब सुन लिया ना तुमने। अब यहाँ से जाओ। मुझे और मन्नत को और भी बहुत सारे काम है। तुम्हारी वजह से आज का खास दिन बर्बाद नहीं कर सकते हैं। विराज वहां से बिना कुछ बोले आंखों में आंसू लिए निकल जाता है। एक बार भी पलट कर नहीं देखता है। उसके जाने के बाद मन्नत रोते हुए राजवीर से कहती है कि तुमने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अब तो तुम उन्हें छोड़ दो प्लीज। राजवीर, अरे जान, तुम रो क्यों रही हो? रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। और आज तो हमारी सगाई है, तो तुम रो क्यों रही हो? ये आंसू बचा कर रखो विदाई के लिए, क्योंकि वैसे भी शादी के बाद मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। और मैंने तुमसे वादा किया है कि शादी हो जाने के बाद मैं उन्हें जाने दूंगा। तो शादी तक उन्हें मेरे पास ही रहना होगा। वैसे भी जब तक वो मेरे पास है तुम मेरी हर बात मानोगी, मुझे पता है। तो बस 4 दिन की बात है। 4 दिन के बाद वो आजाद होंगे और तुम मेरी। अब तुम जाओ और शाम के लिए अच्छे से तैयार होना। मैं तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट देखना चाहता हूँ, समझ गई ना? इतना सुनकर मन्नत वहां से दूसरे रूम में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान जी से प्रार्थना करती है कि वो विराज को इन सबसे लड़ने की हिम्मत दे। वहीं दूसरी तरफ विराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी नताशा और आदि उसके पास पहुंचकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, मन्नत का कुछ पता चला? पर वो कुछ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल शांत बैठा था। तभी आदि उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तू कुछ बताएगा भी? तभी विराज रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि वो आज राजवीर के साथ उसकी सगाई है और चौथे दिन के बाद शादी है उन दोनों की। ये सुनकर आदि और नताशा के तो होश ही उड़ जाते हैं। दोनों ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं कि जो कल तक राजवीर से नफरत करती थी आज उसके साथ वो शादी करने वाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? पर इस वक्त ये सब सोचने से भी ज्यादा जरूरी था विराज को संभालना। दोनों उसे सहारा देते हैं और चुप कराते हैं। आदि विराज से कहता है कि जहां तक हम लोग मन्नत को जानते हैं वो ऐसी नहीं है। जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, तभी उसने ऐसा फैसला लिया है। नताशा भी विराज से कहती है कि हाँ विराज, मन्नत तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। विराज अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि मैं सब जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? आज उसकी सगाई है और वो पागल लड़की उस कमीने के साथ शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। आदि, तो क्या तू ऐसा होने देगा? विराज, पागल हो गया क्या? मुझे कुछ भी करके उसे बचाना होगा और उसकी उस मजबूरी का पता लगाना होगा कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है। नताशा, वैसे मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं राजवीर के ऑफिस में ही काम करती हूँ। तो आज उसकी सगाई है, मैं भी जा रही हूँ और मैं मन्नत की फ्रेंड भी हूँ। तो इस नाते मेरे वहां जाने से किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और तुम चिंता मत करो, मैं वहां जाकर मन्नत से सब पता करने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार वो क्या वजह है जिसकी वजह से मन्नत ये सब कर रही है। तुम लोग चिंता मत करो और अब आंसू पोंछो और तैयार रहो। आखिरकार उसे वहां से बचाना भी है। कुछ देर बाद राजवीर के घर के बाहर नताशा आती है और गार्ड से कहती है कि आप राजवीर सर से कहिए कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। गार्ड वापस आकर उसे अंदर जाने को कहता है। नताशा के अंदर जाते ही राजवीर उसे कहता है कि तुम यहाँ। तभी नताशा झूठा मुस्कुराते हुए कहती कि सॉरी सर, मैं बिना आपको बताए यहाँ आ गई। पर जैसे ही मुझे पता चला कि आज मन्नत की आपसे सगाई होने वाली है तो मैं यहाँ चली आई। आफ्टर ऑल आप जानते हैं कि वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, तो उसकी सगाई में मुझे तो आना ही होगा ना। उसकी तरफ से तो कोई होना चाहिए ना इस सगाई में और शादी में, वरना कहीं वो यहाँ अकेला फील ना करे। राजवीर कुछ सोचते हुए उससे कहता है अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। मन्नत को खुशी ही होगी इससे, पर कोई चालाकी मत करना, वरना इसका खामियाजा मन्नत और तुम्हें दोनों को भुगतना पड़ेगा। एंड आई मीन इट। राजवीर अपने एक आदमी को बुलाकर नताशा को मन्नत के रूम में ले जाने को कहता है। वो आदमी नताशा को मन्नत के रूम के बाहर छोड़कर वहां से चला जाता है। नताशा मन्नत के पास पहुंचकर देखती है कि वो रो रही थी, तो नताशा उसे चुप कराने की कोशिश करती है। नताशा को वहां देखकर मन्नत उसके गले लगकर रोते हुए कहती है कि अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, और ये बता कि तू विराज से मिली, वो कैसा है? आज मैंने उसे बहुत हर्ट किया, पर मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि ये राजवीर ऐसा निकलेगा। मैंने अपनी जिंदगी में अगर कोई गलत काम किया तो वो यही था कि इस राजवीर से प्यार किया। पहले भी इसकी वजह से मेरी दादी मुझसे दूर चली गई, पापा ने भी मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए, और आज फिर से इसकी वजह से मेरी मम्मी पापा मुसीबत में हैं।
नताशा मन्नत से कहती है कि पहले तो चुप हो जा और सारी बातें बता कि कैसे क्या हो गया जो तुझे इससे शादी करनी पड़ रही है। मन्नत उसे बताती कि कल रात को विराज के जाने के बाद राजवीर घर आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें मेरे मम्मी पापा एक सुनसान जगह पर रस्सी से बंधे हुए हैं। राजवीर ने उन्हें किडनैप किया हुआ है और वो मुझसे शादी करना चाहता है और उसने कहा है कि अगर मैंने इसे शादी से मना किया तो वो मेरे मम्मी पापा को मार डालेगा। इतना कहते कहते मन्नत फिर से रोने लगती है। नताशा उसे चुप कराती है और कहती है कि फिर क्या हुआ और तूने विराज को कॉल क्यों नहीं किया। मन्नत उसे बताती है कि उसने मुझे किसी को भी ना बताने के लिए कहा है और मेरा फोन भी उसके पास है और रात में ही वो मुझे अपने साथ ले आया और उसने मुझसे कहा कि मुझे पाने के लिए विराज की जान भी ले सकता है। अब तू ही बता मैं कैसे उसकी जान खतरे में डालूं। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और अपने मम्मी पापा और उसके लिए मैं राजवीर के साथ शादी करने को तैयार हूँ। नताशा सब सुनने के बाद कहती कि तू चिंता मत कर, मैं कुछ बहाना बनाकर विराज से मिलकर आगे का सोचती हूँ कि कैसे तुझे यहाँ से निकालना है और आंटी अंकल को भी बचाना है। तू रुक और टेंशन मत ले और रोना बंद कर, समझी। उसे वहीं छोड़कर नताशा राजवीर से कहती कि उसे मन्नत के लिए कोई गिफ्ट लेना है जो वो आज सगाई में उसे देना चाहती है, तो मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। राजवीर उससे कहता है कि ठीक है तुम चली जाओ पर मेरी गाड़ी से ही जाओगी और कोई चालाकी मत करना। नताशा राजवीर की गाड़ी में बैठकर शॉपिंग मॉल की तरफ निकल पड़ती है और उसी बीच वो विराज और आदि को मैसेज करके बता देती कि उसे कहाँ मिलना है उसे। कॉल तो वो कर नहीं सकती थी क्योंकि राजवीर का ड्राइवर जो साथ था। माल पहुंचकर वो ड्राइवर से कहती है कि आप यहीं रुकिए, मैं गिफ्ट लेकर आपको यहीं मिलती हूँ। ऐसा कहकर वो गिफ्ट सेक्शन की तरफ जाती है। तभी मास्क पहने हुए किसी लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए एक कोने में ले जाता है। नताशा उससे पूछती है कि कौन हो तुम और मुझे इस तरह यहाँ क्यों लेकर आए हो। तभी वो लड़का अपना मास्क हटाते हुए कहता है कि अरे मैं हूँ विराज, यहाँ इस तरह आना पड़ा क्योंकि हो सकता है राजवीर ने तुम्हारे पीछे किसी को भेजा हो, तो ऐसे छुप छुपा कर ही मिलना होगा। और बताओ कि मन्नत ने क्या कहा तुमसे, वो ऐसा क्यों कर रही है। नताशा विराज को सारी बात बताती है जिसे सुनकर विराज तो गुस्से से भर जाता है और कहता है कि ये राजवीर तो हद से ज्यादा ही कमीना निकला। मन्नत की मजबूरी का इस तरह फायदा उठा रहा है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी नताशा उसे शांत करते हुए कहती है कि अभी जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए और अगर तुम इस तरह गुस्सा करोगे तो मन्नत का क्या होगा, सोचो जरा। नताशा की बात सुनकर विराज शांत होता है और उससे पूछता है कि यह आदि कहाँ गया, जब आज मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तभी वो कहीं गायब है। नताशा उसे बताती है कि अरे उसे मैंने ही काम पर लगाया है, उसे ये पता करने को कहा है कि आखिरकार उसने आंटी अंकल को कहाँ रखा है। पहले उन्हें छुड़ाना पड़ेगा, एक बार उनको बचा लिया फिर तो मन्नत को ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। विराज उससे कहता है कि वैसे तो सब ठीक है पर आदि पता कैसे लगाएगा कि आंटी अंकल कहाँ है। अरे वो सब तुम मेरे आदि पर छोड़ दो और बस ध्यान रखना कि राजवीर को कोई शक ना हो। वो सब तो ठीक है पर आज मैं भी आऊंगा सगाई में और ये सगाई किसी भी हाल में होने नहीं दूंगा। तभी नताशा कहती है कि अरे यार तुम कैसे आओगे, अगर राजवीर को जरा सा भी शक हो गया ना तो वो तुम्हारी जान ले लेगा और फिर शायद मन्नत अपने मम्मी पापा से कभी मिल भी ना पाए। विराज अरे वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वहां इस तरह आऊंगा कि राजवीर तो क्या मन्नत भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। बस अब तुम जाओ और मन्नत का ध्यान रखना और सुनो ये पैकेट मन्नत को दे देना, वो समझ जाएगी कि मैं उससे क्या कहना चाहता हूँ और दोनों संभल कर रहना। अब जाओ वरना कहीं राजवीर को शक ना हो जाए। नताशा ओके बाय, तुम भी अपना ख्याल रखना और इसके बाद मैं ही तुम्हें खुद कॉल करूंगी क्योंकि अगर राजवीर या उसका कोई आदमी आसपास हुआ तो मैं फोन आंसर नहीं कर पाऊंगी। थोड़ी देर बाद राजवीर के घर पर, अरे जान तुम अब तक तैयार नहीं हुई, कहते हुए राजवीर मन्नत के कमरे में आता है जहां मन्नत अभी भी विराज के बारे में सोच रही होती है। उसका ध्यान राजवीर की बातों पर नहीं होता ही नहीं है। वो तो जब राजवीर उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है तो उसका ध्यान टूटता है और वो उसका हाथ गुस्से से झटक देती है। तो राजवीर हंसते हुए कहता है कि अभी जितना दूर रहना है रह लो, एक बार शादी हो जाए तो फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी। और उस विराज को तो मैं ऐसा तड़पाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा वो कि तुमसे प्यार करने की क्या सजा होती है। उसके इतना कहते ही मन्नत ने उसे जोर का तमाचा जड़ दिया। मन्नत के ऐसा करने पर राजवीर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि चलो
इस थप्पड़ के बहाने ही सही तुमने मुझे दोबारा छुआ तो सही। तभी नताशा वहां आ जाती है तो राजवीर उसे कहता है कि अच्छा वाह, अब तुम आ गई हो तो मन्नत को तैयार होने में मदद कर दो, और तुमसे मैं शाम को मिलता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मन्नत नताशा से पूछती है कि क्या तुम विराज से मिली, वो कैसा है? वो मुझे अभी बहुत गलत समझ रहा होगा। तभी नताशा उससे कहती है कि वो तुझसे प्यार करता है, तुझे समझता है, तुझे तुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानता है, तो वो तुझे गलत कैसे समझ लेता है? अच्छा सुन, अब हम सबने मिलकर एक प्लान सोचा है, तो अब तू ज्यादा टेंशन मत ले, और सुन, तेरे लिए पार्टी में एक सरप्राइज भी है, तो अब उसके लिए जल्दी से तैयार हो जा। और विराज ने तेरे लिए कुछ भेजा है, देख ले। और उसने कहा है कि नो रोना धोना। तो अब ये गंगा जमुना बहाना बनकर, वरना राजवीर का तो पता नहीं, पर विराज जरूर गुस्सा हो जाएगा। शाम होते ही राजवीर के घर पे मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। हर कोई राजवीर से मिलकर उसे बधाई दे रहा होता है। तभी एक वेटर वहां आता है और राजवीर को ड्रिंक देता है। राजवीर को ड्रिंक लेकर मन्नत के रूम में जाता है जहां मन्नत तैयार हो रही थी। वहां पहुंचकर वो देखता है कि मन्नत तैयार बैठी थी रॉयल ब्लू कलर के लहंगे में। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि लग रहा था कि मानो आसमान का चांद आज जमीन पे आ गया है। वहां आकर वो कहता है कि वाह, आज तो इतनी खूबसूरत लग रही हो कि दिल कर रहा है कि आज ही शादी कर लूं तुमसे। पर मन्नत तो विराज के बारे में सोच रही थी, तो उसे तो कोई खबर ही नहीं थी कि विराज कब आया। तभी नताशा आकर कहती कि राजवीर सर, आपको बाहर सब गेस्ट बुला रहे हैं और मन्नत को भी तैयार भी करना है, तो आप चलिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। ये सुनकर राजवीर वहां से चला जाता है और नताशा मन्नत को बता रही होती है कि तेरा सरप्राइज आ गया है पार्टी में, अब चल जल्दी से अपने गले में ये विराज का दिया हुआ लॉकेट पहन ले। कुछ देर बाद राजवीर का आदमी आता है और कहता है कि आप दोनों को सर ने बुलाया है। नताशा उससे कहती है कि आप चलिए, हम दोनों बस अभी आते हैं। कुछ देर बाद दोनों हॉल तक आते हैं जहाँ सगाई का फंक्शन चल रहा होता है। हर किसी की नजर सिर्फ मन्नत पर थी। राजवीर मन्नत को देखकर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे लेने जाता है। तभी वही बेटर उससे जो टकरा जाता है और राजवीर के कपड़ों पे जूस गिर जाता है। और वो बेटर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि माफ कर दीजिए सर, गलती से हो गया। राजवीर भी माहौल खराब नहीं करना चाहता था, इस वजह से उसने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने वाला होता है। तभी नताशा उससे कहती है कि आप जाइए, मैं मन्नत को स्टेज तक ले जाती हूँ। फिर पंडित जी राजवीर को सगाई के लिए बुलाने लगते हैं। दोनों अपने हाथ में रिंग लिए खड़े होते हैं। जैसे ही राजवीर मन्नत को रिंग पहनाता तो रिंग मन्नत के रिंग फिंगर में जाती ही नहीं है। वो साइज में छोटी होती है, जिसे देखकर राजवीर को बहुत गुस्सा आता है। राजवीर अपने असिस्टेंट को डांट रहा होता है। तभी नताशा उससे कहती है कि सर, तो कुछ किया नहीं जा सकता है और शुभ मुहूर्त भी बीता जा रहा है, तो आप दूसरी फिंगर में रिंग पहना दीजिए, बाद में इसे एक्सचेंज करवा दीजिएगा। इतने सारे मेहमानों के बीच तमाशा बनाना सही नहीं होगा। उसकी बात सुनकर पंडित जी भी कहते हैं कि हाँ, अगर अभी देरी हुई तो फिर 1 महीने तक मुहूर्त भी नहीं है, तो आप जल्दी से अंगूठी पहना दीजिए। उन सबकी बात सुनकर राज ने अंगूठी पहना दी, पर उसके मन में कोई बात चल रही थी। अब बारी आई मन्नत की। जब उसने राजवीर को अंगूठी पहनाई तो वो भी छोटी निकली। अब तो राजवीर का दिमाग खराब हो गया, पर सबके सामने उसने कुछ नहीं कहा। पर वो सोच रहा था कि अचानक से दोनों रिंग्स छोटे कैसे हो गए, मैंने तो साइज चेक करके ही लिए थे। खैर, सगाई जो कि बस नाम के लिए हुई थी के बाद राजवीर अपने असिस्टेंट को गुस्से से कहता है कि पता करो ऐसा कैसे हुआ, दोनों रिंग्स मैंने खुद ही सिलेक्ट किए थे, तो एन मौके पे रिंग्स छोटे कैसे हो गए? तभी राजवीर की सेक्रेटरी आती है और कहती है कि सर, सभी गेस्ट जा रहे हैं तो आपको नीचे बुला रहे हैं। राजवीर उससे कहता है कि तुम चलो, मैं भी आता हूँ। धीरे धीरे सारे गेस्ट चले जाते हैं। मन्नत और नताशा भी अपने कमरे में चले जाते हैं। बस राजवीर वहीं हाल में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। कुछ देर बाद राजवीर मन्नत के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि कल तैयार रहना, कुछ शॉपिंग करने जाना है। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद नताशा भी उसे बाय बोलकर अपने घर चली जाती है। सबके रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है। तभी मन्नत के रूम की बालकनी में एक साया आता है। मन्नत अभी तक जाग रही होती है, उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो बेड पे बैठी रहती है और अपने ख्यालों में खोई होती है कि अचानक से किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर दिया। लेकिन मन्नत बिल्कुल भी घबराई नहीं, उसे पहचान लिया कि ये विराज के अलावा कोई नहीं हो सकता है। उसने बिना पीछे मुड़े ही कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत हर्ट किया है आपको।
तो विराज उससे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं ही हूँ। मन्नत उससे कहती कि मैं तो आपको आपकी सांसों से पहचान लेती हूँ। और इतना कहकर वो रोने लगती है। विराज उसे अपनी तरफ मोड़कर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि मैंने कितनी बार आपसे कहा है ना, आपके आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं है। मैं नहीं देख सकता हूँ आपकी आंखों में ये आंसू। प्लीज रोइए मत। रोने के दिन तो उस राजवीर के आए हैं जो उसने आपकी मजबूरी का इस तरह फायदा उठाना चाहा। जी तो करता है कि अभी जा करी उसकी जान ले लूं, पर नहीं। जब तक आपके मम्मी पापा का पता नहीं चलता है तब तक उसका जीना जरूरी है। बस एक बार ये सारी मुसीबत को सुलझा दो, फिर उसे बताता हूँ। पर इस सबसे पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप रोएंगी नहीं और अपना ध्यान रखेंगी। मन्नत अपने आंसू पोंछते हुए कहती कि ठीक है, पर आप इस तरह यहाँ आए, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और आपको क्या पाइप पे चढ़ने की प्रैक्टिस है जो हर बार आप इस तरह से आ जाते हैं? तो विराज उससे कहता है कि कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तभी मन्नत चिढ़ते हुए कहती कि लगता है बहुत सारी लड़कियों के घर पर आप इसी तरह जाते थे। मन्नत को चिढ़ते हुए देखकर विराज उसे परेशान करने के लिए कहता है कि क्या सही पकड़ा है आपने। अब क्या बताऊं, कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां मुझ पे मरती थी। अब सबका दिल तोड़ूंगा तो पाप लगेगा ना। इसीलिए सबका दिल रखने के लिए सबके घर पे रात को ऐसे ही मिलने जाता था, पाइप से चढ़कर। विराज के इतना कहते ही मन्नत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़ा पिलो उठाकर उसके ऊपर मारने लगती है। विराज पिलो पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है तो मन्नत उसके सीने पर अपने हाथों से मारने लगती है और विराज उसके दोनों हाथ को पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है कि आपके सिवाय मेरी जिंदगी में ना कोई था और ना ही कोई है। किसी और के आने का तो कोई चांस ही नहीं है। ये सब तो मैंने बस आपका ध्यान हटाने के लिए कहा था। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। तभी मन्नत उससे कहती है कि कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि नताशा ने कहा था कि पार्टी में आप आएंगे, पर मैंने तो आपको देखा ही नहीं। वैसे मुझे लग रहा था कि आप मेरे पास हैं, पर कहाँ हैं ये समझ नहीं आया। तभी विराज उससे कहता है कि आपको क्या लगता है कि जो रिंग्स बदले गए हैं वो किसने किया है, और उस राजवीर की ड्रेस पे ड्रिंक्स किसने गिराया? वो बेटर मैं ही था। देख लीजिए आपके प्यार में एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आज मीटर बन गया है। पता नहीं आगे और क्या क्या करना पड़ेगा शादी के बाद। तभी मन्नत हंसते हुए कहती है कि वो तो शादी के बाद ही पता चलेगा। वो सब छोड़िए और सुनिए, कल राजवीर ने मुझे शॉपिंग पे चलने को कहा है। तो विराज उससे कहता है कि हाँ ठीक है, आप जाइए ना। और कल ही आपको आपके मम्मी पापा भी मिलेंगे और कल ही उसका सारा खेल भी खत्म होगा। अब आप सो जाओ, कल का दिन बस कैसे भी निकाल लो। मैं भी जाता हूँ, कल बहुत काम करना है। ओके, आप ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना। बाय, लव यू। विराज के जाते ही मन्नत सोचती है कि पता नहीं कल क्या होगा। इसी कसम में मन्नत सो जाती है। अगली सुबह राजवीर मन्नत से कहता है कि चलो जल्दी, हमें आज बहुत सारे काम है। दोनों नाश्ता करने के बाद शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, जहां मन्नत का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पर वो मना भी नहीं कर सकती है। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़े से शोरूम के सामने जाकर गाड़ी रुकती है। जैसे ही राजवीर गाड़ी से निकलता है, उस शोरूम का मैनेजर बाहर आकर उसे सलाम करता है और कहता है कि आपने तो यहाँ आकर हमें धन कर दिया। वैसे आप हमें बुला लेते, हम ही अपना बेस्ट कलेक्शन लेकर आपके घर आ जाते। आपने क्यों इतना कष्ट किया? राजवीर उसे कहता है कि वो क्या है ना, मुझे अपनी होने वाली वाइफ के लिए सबसे बेस्ट दुल्हन का जोड़ा चाहिए, जिसके लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। इसीलिए मैं और मेरी फियांसे खुद ही यहाँ आ गए और हमें शादी से जुड़ी और भी शॉपिंग करनी है, तो सोचा कि आज ही ये सब कर लूँ। राजवीर ने मन्नत के लिए एक लाल रंग का लहंगा सेलेक्ट किया और अपने लिए शेरवानी, और पेमेंट करके दोनों वहां से राजवीर के घर की तरफ निकल गए। तभी गाड़ी में राजवीर मन्नत को बताता है कि तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो। जो हमारी शादी 4 दिन बाद होने वाली थी वो अब आज ही होगी। ये सुनकर तो मन्नत सुन्न हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि राजवीर ऐसा भी कुछ कर सकता है। अभी तक तो उसे लग रहा था कि उन सबके पास अभी भी 4 दिन है, पर राजवीर ने आज शादी की प्लानिंग कर ली। उन सबके प्लान के ऊपर पानी फेर दिया। मन्नत राजवीर से हड़बड़ा करके पूछती है कि लेकिन शादी तो 4 दिन बाद होने वाली थी, और मुहूर्त का क्या होगा? तभी राजवीर हंसते हुए कहता है कि आप शादी 4 दिन बाद हो
या आज हूँ, क्या फर्क पड़ता है। और मैंने पंडित जी से सारी बातें कर ली है, तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं पूछ सकती हूँ कि आज शादी करने की कोई खास वजह। राजवीर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि वो क्या है ना, अब मैं तुमसे और ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता हूँ। और कल सगाई में जो भी गड़बड़ हुई उसके बाद मुझे कोई रिस्क भी नहीं लेना है। वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज ही हमारी शादी हो रही, क्योंकि जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी तुम्हारे मम्मी पापा आजाद हो जाएंगे। तो अब तुम ये सब छोड़ो और हमारी शादी के बारे में सोचो। राजवीर की बातें सुनकर मन्नत और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि ना तो उसके पास फोन है कि जिससे वो नताशा या किसी और को खबर करे। वो बस यही सोच रही होती कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा। यही सोचते सोचते मन्नत राजवीर के साथ घर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में जाती है, जहाँ नताशा पहले ही बैठी होती है। मन्नत दरवाजा बंद करते हुए उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर नताशा का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तभी राजवीर वहां आता है और कहता है कि शाम को 8 बजे का मुहूर्त है, तो तुम उस समय तक तैयार रहना। और नताशा, तुम कब आई? चलो अच्छा है, अब यही मन्नत के साथ ही रहना, क्योंकि वैसे भी कल हम दोनों गोवा जा रहे हैं अपने हनीमून के लिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और नताशा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। राजवीर के रूम में जाकर नताशा उससे कहती है कि अब कल आप दोनों गोवा के लिए निकल रहे हैं, और आज शादी होने के बाद मन्नत अब आपके साथ यहीं रहने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ कि घर जाकर मन्नत का जो भी सामान है वो यहाँ ले आती हूँ। तो राजवीर उससे कहता है कि वैसे तो यहाँ उसकी जरूरत का सारा सामान है, और जो नहीं है वो भी आ जाएगा, पर फिर भी तुम उसका सामान ले आओ। जिसकी उसे जरूरत होगी वो रख लेगी और बाकी का नौकरों को दे देंगे। तो तुम जल्दी से जाओ और सामान ले आओ। नताशा वहां से निकलकर जल्दी से विराज को फोन करती है और सारी बात बताती है। जब विराज ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो ऐसा ही कुछ जरूर करेगा। खैर, उसे जो करना था उसने कर दिया, अब मेरी बारी है। और आदि से मेरी बात हो चुकी है, अंकल आंटी का पता चल चुका है, मैं वहीं जा रहा हूँ उन्हें छुड़ाने। आदि भी वहीं आ रहा है, तुम बस मन्नत के साथ रहना, वो बहुत परेशान होगी अभी। मैं जल्द से जल्द अंकल आंटी के साथ वहां जाऊंगा, वहां आ जाऊंगा, और ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो। विराज से बात करने के बाद नताशा मन्नत का कुछ सामान लेकर राजवीर के घर पे जाती है, जहाँ शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। हर कोई अपने काम में बिजी था। नताशा सीधे मन्नत के रूम में जाती है और उसे विराज की सारी बातें बताती है। तब तक राजवीर भी वहीं आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि अब तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी में कोई भी अड़चन आए। और याद रखना मन्नत, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो तुम्हारे मम्मी पापा की जान की जिम्मेदार मेरी नहीं होगी। इतना कहकर वो भी तैयार होने चला जाता है। उसकी जाते ही मन्नत कहती कि अरे यार, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। एक तो ये शादी भी आज ही हो रही है, पता नहीं शादी होने से पहले विराज आ पाएगा या नहीं, और कहीं उसके आने से पहले ही मेरी शादी हो गई तो। इतना कहती ही वो रोने लगती है। नताशा उसे चुप कराते हुए कहती है कि बस अब ये रोना बंद कर। जब विराज ने कहा है कि वो ये शादी नहीं होने देगा, मतलब वो तुझे बचा लेगा। अब तू टेंशन लेना बंद कर और तैयार हो जा। कहीं ऐसा ना हो कि वो राजवीर फिर से यहाँ आ जाए और तुझे तैयार न देखकर फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे। मन्नत उसे हाँ कहकर बेमन से तैयार होने जाती है। तब तक कुछ ब्यूटिशियंस वहां आती हैं और कहती हैं कि हमें राजवीर सर ने भेजा है और कहा है कि मैम को तैयार करवा दें, तो आप जाकर तैयार हो जाइए, हम मैम को तैयार कर देंगे। नताशा वहां से जाकर अपने रूम में तैयार होने के बाद विराज को फोन करती है, पर उसका फोन आउट ऑफ कवरेज था। उसने आदि को फोन किया, पर उसका भी फोन अनरीचेबल था, जिसकी वजह से अब नताशा को भी टेंशन होने लगी थी। पर उसे अपने चेहरे पे उस टेंशन को आने नहीं देना था, नहीं तो मन्नत और भी परेशान हो जाती। तैयार होकर जब वो नीचे आई तो उसने सोचा कि मन्नत के रूम में जाकर उसे देख ले कि वो ठीक है ना, और तैयार हुई या नहीं। पर जब वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि मन्नत तो वहां है ही नहीं। उसे वहां ना पाकर नताशा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो मन्नत को पूरे घर में खोजती है पर उसे मन्नत कहीं भी नहीं मिलती है। उसके बाद वो राजवीर के कमरे में जाती है, जहां उसे राजवीर भी नहीं मिलता है। नताशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आखिरकार ये दोनों शादी से पहले कहाँ जा सकते हैं, वो भी मन्नत बिना बताए मुझे कैसे जा सकती है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन पे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है। वो कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से राजवीर की आवाज आती है।
वो राजवीर से पूछती कि सर, आप और मन्नत कहाँ हैं? अभी तो शादी होने वाली है और आप दोनों इस तरह कहाँ चले गए? तभी राजवीर उससे कहता है कि बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हें क्या, मैं कोई बेवकूफ लगता हूँ? जो तुम मुझे जैसा दिखाओगे मैं वैसा ही देखूंगा। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ की एक एक खबर उस विराज तक पहुंचाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब तुम और विराज वहां बैठकर मातम मनाओ और मैं यहाँ अपनी शादी का जश्न मनाऊंगा। अब मन्नत को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। चलो अब मैं फोन रखता हूँ। आफ्टर ऑल आज मेरी शादी है, वो भी मेरी जान के साथ। मुझे और भी सारे अरेंजमेंट करने हैं। इतना कहकर राजवीर फोन काट देता है। नताशा दोबारा उस नंबर पे कॉल करती है पर फोन नहीं लगता है। नताशा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हड़बड़ा कर वो फिर से विराज को कॉल करती है पर ना ही उसका फोन लगता है, ना ही आदि का। नताशा को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी उसके फोन पे किसी का कॉल आया। जब नताशा ने देखा कि स्क्रीन पे आदि का नाम आ रहा था तो उसने झट से फोन उठाया और आदि से गुस्से में कहने लगी कि कहाँ थे तुम? कब से कॉल कर रही हूँ मैं, और तुम एक बार भी मुझे फोन नहीं कर सके। और विराज कहाँ है आदि? उसका भी फोन नहीं, बंद है। तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या हो गया? वो राजवीर बहुत चालाक निकला। उसे पहले से पता चल गया कि मैं तुम्हें और विराज को सारी खबर दे रही हूँ। अब वो मन्नत को लेकर कहाँ चला गया है मुझे नहीं पता। आदि उससे कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से विराज कहता है कि क्या? आदि और नताशा बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से विराज राजवीर के घर में दाखिल होता है और कहता है कि ये क्या हो गया, वो मन्नत को लेकर कहाँ गया होगा। तभी आदि नताशा से कहता है कि फोन विराज को दो, मुझे उससे बात करनी है। नताशा विराज को फोन देती है। आदि विराज से कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं अभी उसे लेकर वहीं आ रहा हूँ। वही हमें बता सकता है कि राजवीर कहाँ गया होगा। कुछ देर बाद आदि अपने साथ एक आदमी को लेकर राजवीर के घर आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि राजवीर का असिस्टेंट होता है। विराज उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि बता राजवीर कहाँ गया है, बता नहीं तो ये तेरी जान ले लूंगा मैं। वो असिस्टेंट उसकी बात सुनकर काफी घबरा गया और कहने लगा कि सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कल से मैं आपकी मदद कर ही तो रहा हूँ। चाहे वो एंगेजमेंट में आपके आने की बात हो या रिंग्स एक्सचेंज करने की बात हो, सारी खबर मैंने आपको दी तो है। तभी उसके मुंह पे एक तमाचा मारते हुए विराज कहता है कि फिर ये बात कैसे नहीं बताई तूने हमें कि वो कमीना मन्नत को कहीं और ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। वो असिस्टेंट विराज के पैरों में गिरकर कहता है कि ये बात तो मुझे भी कुछ देर पहले ही पता चली है। इससे ज्यादा वो कुछ और कहता। तभी विराज उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस मुझे ये बताओ कि वो कहाँ गया है। असिस्टेंट विराज को बताता है कि राजवीर शहर से दूर अपने फार्म हाउस में गया है और वहीं उसने शादी का सारा इंतजाम किया है। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं पता है। अब मुझे जाने दीजिए प्लीज। उसकी बातें सुनकर आदि विराज से कहता है कि अब हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो हमें वहां पहुंचना चाहिए। विराज उससे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, चलो अब हम निकलते हैं। जाते हुए विराज नताशा से कहता है कि मेरी गाड़ी में मन्नत के मम्मी पापा हैं, तुम मेरी गाड़ी लेकर उनके साथ घर जाओ। हम दोनों राजवीर के फार्म हाउस की तरफ जाते हैं। नताशा उन दोनों से कहती है कि ठीक है, पर अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल जरूर करना और मन्नत को सही सलामत बचाकर अपने साथ लाना और दोनों अपना ध्यान रखना। नताशा विराज की गाड़ी से निकल जाती है और आदि विराज एक साथ निकलते हैं और अपने साथ उस असिस्टेंट को भी ले जाते हैं, क्योंकि उस फार्म हाउस में एक वही है जिसके साथ उन दोनों को एंट्री मिलेगी। फार्म हाउस के बाहर पहुंचकर आदि और विराज दोनों अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं और गार्ड्स बनकर उस फार्म हाउस में जाते हैं, जिससे कि किसी को भी उन पर शक ना हो। साथ ही रास्ते में उन्होंने पुलिस को भी कॉल कर दिया था, क्योंकि राजवीर बहुत ही खतरनाक था इस वक्त। वो मन्नत को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो उन दोनों ने रिस्क नहीं लिया। फार्म हाउस के अंदर मंडप में राजवीर और मन्नत बैठे हुए थे और पंडित जी सारी तैयारी कर रहे थे शादी की। मंडप में पहुंच के विराज ने देखा कि मन्नत और राजवीर वहीं हैं और मन्नत रो रही थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। वहीं राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मन्नत से कह रहा था कि बस कुछ देर और, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। और वो विराज कुछ नहीं कर पाएगा। खुद को बहुत स्मार्ट समझता था वो, पर अपने ओवर कॉन्फिडेंस में खुद ही भटक कर रह गया। आदि विराज से कहता है कि यहाँ राजवीर के बहुत सारे चमचे भी हैं, पहले उनसे निपट लेते हैं और पुलिस भी यहाँ आने ही वाली है कुछ देर में।
जैसे ही राजवीर की नज़र अपने असिस्टेंट पर पड़ती है तो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें तो कहा था ना कि विराज की पल पल की खबर मुझे देना। उसका असिस्टेंट घबराते हुए कहता है कि सर, विराज का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया है। ये विराज का ही आइडिया होता है कि जब तक वो और आदि राजवीर के चमचे को ठिकाने लगाते हैं तब तक ये असिस्टेंट राजवीर को अपनी बातों में फुसला कर रखेगा। यहाँ राजवीर अपने असिस्टेंट को डांटने में बिजी होता है। वो हमारे हीरो सब चमचों की खटिया खड़ी कर देते हैं। आखिरकार इतनी बॉडी बनाई किसके लिए है? कहीं ना कहीं तो इसका प्रदर्शन करना बनता है ना। आदि और विराज दोनों ने मिलकर राजवीर के सारे आदमियों को इतना मारा कि सब तुम दबाकर भाग गए। अब बचे हमारे हीरो हीरोइन और विलन। सबको जमकर पीटने के बाद आदि विराज से कहता है कि आप चलो अपनी दुल्हन को लेने। दोनों मंडप की तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर पंडित जी कहते हैं कि अब वरमाला का टाइम हो गया है, तो आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना दीजिए। राजवीर वरमाला लेकर मन्नत को पहनाने जाता है। तभी उसके कंधे पे विराज हाथ रखते हुए कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझसे भी मिल लो। राजवीर उसे देखकर चौंकते हुए कहता है कि तुम, चलो तुम भी आ गए यहाँ, अच्छा है। आखिरकार मन्नत को मेरे साथ इस शादी के मंडप में देखकर तुम्हारा भी मन कर रहा होगा चन्ना मेरिया गाने का, तो तुम अपना गाना कंटिन्यू करो, हम अपनी शादी कंटिन्यू करते हैं। वो और कुछ कहता उससे पहले ही विराज उसके चेहरे पे एक जोर का गुस्सा मारता है, जिसके लिए राजवीर तैयार नहीं होता है। तो वो दूर जाकर गिर जाता है। तूने मन्नत को छुआ था ना, मैं इन हाथों को ही तोड़ दूंगा। और विराज उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि राजवीर तो कुत्ते की तरह पीट रहा था। इतना पीटने के बाद राजवीर विराज से कहता है कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैंने जब मन्नत को तुम्हारे साथ देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई और उसके इतना पास रहे। मैंने सोचा कि मन्नत से माफी मांग कर मैं वापस उसे पा लूंगा, पर तुम्हारी वजह से वो मेरी बन नहीं पा सकती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। प्लीज मुझे छोड़ दो अब। वो इस तरह गिड़गिड़ाने लगा तो मन्नत ने विराज से कहा कि छोड़ दीजिए इसे। आदि भी कहता है कि हाँ छोड़ दे यार, वैसे भी पुलिस आ ही रही है, बाकी काम पुलिस ही करेगी, तू अपने हाथ गंदे मत कर। इधर इन सबका ध्यान राजवीर से हटा और उधर राजवीर ने अपने सामने ड्रॉर से गन निकाल ली और राजवीर के ऊपर तान दी और हंसने लगा। हंसते वो कहने लगा कि तुम सब बेवकूफ हो, अब अपनी बेवकूफी का नतीजा भी तुम ही भुगतोगे। तुम्हारे रहते मन्नत कभी भी मेरी नहीं हो सकती, तो अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और राजवीर ने विराज के ऊपर गोली चला दी, लेकिन वो गोली विराज को लगते उससे पहले ही मन्नत विराज के सामने आ गई और गोली उसके लेफ्ट चेस्ट को पार करके चली गई और खून की बूंदें विराज के ऊपर लग जाते हैं। विराज और आदि को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। विराज दौड़कर मन्नत को पकड़ता है और रोते हुए उससे कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। राजवीर भी ये देखकर बौखला जाता है और वो वहां से भागने वाला होता है कि तभी पुलिस वहां आ जाती है और राजवीर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने हाथ साथ ले जाती है। आदमी विराज से कहता है कि जल्दी से चले, हम मन्नत को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इंस्पेक्टर भी विराज से कहता है कि आप लोग जाइए, इस राजवीर की खातिरदारी हम लोग पर छोड़ दीजिए, अभी आपको मन्नत को लेकर जाना चाहिए। विराज और आदि मन्नत को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ डॉक्टर कार्तिक, जो कि विराज के कजिन भी हैं, वही मन्नत का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। आदि तब तक नताशा को फोन करके सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि वो मन्नत के मम्मी पापा को लेकर यहाँ आ जाए। नताशा उससे पूछती कि विराज कैसा है अभी। आदि कहता है कि विराज बहुत परेशान है, अभी भी ओटी के बाहर ही बैठा है। नताशा उससे कहती है कि तुम विराज के साथ ही रहो, वो अभी बहुत टेंस्ड में है, मैं कुछ ही देर में आती हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर कार्तिक बाहर आते हैं और विराज से कहते हैं कि गोली तो हमने निकाल दी है, पर काफी खून बह गया है, अगले 24 घंटों में उसे होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुनकर विराज कार्तिक से कहता है कि प्लीज ऐसा मत कहो, तुम कुछ भी करो, जितना चाहिए उतना पैसा मैं देने को तैयार हूँ, बस उसे बचा लो, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता हूँ। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगता है। कार्तिक उसे सहारा देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे, बस तुम प्रार्थना करो कि उसे कल तक होश आ जाए। विराज बिना किसी को बताए वहां से निकलकर उसी मंदिर में जाता है जहां वो मन्नत को लेकर गया था उसके जन्मदिन वाले दिन। उसी मंदिर में जाकर विराज मन्नत के लिए प्रार्थना करता है। यहाँ हॉस्पिटल में मन्नत के मम्मी पापा नताशा के साथ हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो लोग आदि से पूछते हैं कि मन्नत कैसी है, कहाँ है। आदि उन्हें मन्नत की कंडीशन के बारे में सब बताता है। ये सब सुनकर वो लोग और भी परेशान हो जाते हैं।
सब मन ही मन प्रार्थना कर रहे होते हैं कि मन्नत को होश आ जाए। उधर विराज भी मंदिर में ही बैठा होता है। तभी पंडित जी आकर उससे कहते हैं कि बेटा, तुम यहाँ कब से बैठे हो, कोई परेशानी है क्या? वो पंडित जी से कहता है कि हाँ, मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान आज जिंदगी और मौत के बीच है। उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मुझे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। पंडित जी उससे कहते कि चिंता मत करो बेटा, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। यही वो कठिन समय है जब हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। तुम बस सच्चे मन से भगवान को याद करो, वो जरूर तुम्हारी सुनेंगे। और ये लो अच्छा सूत्र, इसे जा करके उसके हाथ पे बांध देना। वैसे आज तक विराज को इन सब बातों पे विश्वास नहीं था, पर आज मन्नत के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो रक्षा सूत्र लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहां जाकर वो सबसे पहले कार्तिक से मिलता है और मन्नत के बारे में पूछता है। तो कार्तिक उससे कहता है कि अभी तक उसकी हालात ऐसे ही है। विराज उससे पूछता है कि क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ, बस 5 मिनट के लिए? कार्तिक उससे कहता है ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट। विराज मंदिर के रूम में जाकर उसके पास बैठता है और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है कि ये क्या क्या तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। विराज की आंखें भर आती हैं और उसकी आंखों से आंसू निकलकर मन्नत के हाथों पर गिर जाते हैं। तभी कार्तिक आकर कहता है कि विराज अब चलो। विराज उससे कहता है बस 1 मिनट, मैं ये रक्षा सूत्र मन्नत के हाथ में बांध दूं। और वो धागा मन्नत के हाथ में बांध देता है और कार्तिक के साथ वहां से चला जाता है और रेस्ट रूम में जहाँ सब कोई बैठे होते हैं उनके साथ बैठ जाता है। सब वैसे ही परेशान होते हैं और अगली सुबह का इंतजार कर रहे होते हैं कि अगली सुबह उन सब के लिए उम्मीद की किरण लेकर आए। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और प्लीज़ जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।